हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ है यूपीएससी यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल सीरीज़, और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है। और आप देखेंगे जो अलग अलग जो मैं सीरीज़ का डिस्कशन करता हूँ, कभी मैं प्रीलिम्स की चीज़ें डिस्कशन करता हूँ, कभी मैं आंसर राइटिंग डिस्कशन करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट इस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप जब भी कोई डाउट पूछते हैं तो एक बार उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। जैसे कई लोग के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कई लोग के मैसेज आ रहे हैं सर जीएस पेपर 4 कैसे पढ़ना है। आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य खोल के देखिए। कई लोग पूछ रहे हैं सर कौन सी टेस्ट सीरीज है, कौन सी टेस्ट सीरीज फ्री में है मार्केट में। आप ये सारी चीज़ें अवश्य देखिए। लगभग सब चीज़ें प्लेलिस्ट में अलग अलग सेक्शंस में हैं। आप प्री की टेस्ट सीरीज, आप प्री की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आज जो ये मेंस स्पेशल सीरीज है इसका लेक्चर 4 होगा और इसमें मैं डिस्कस करूँगा, जो कि देखिए शुरू का जो 2 लेक्चर हुआ था, लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसमें मैंने अपने GS2 और GS3 की कॉपी दिखाई थी जो मैंने टेस्ट में लिखा था। जो लेक्चर 3 था मेंस स्पेशल सीरीज का, उसमें मैंने GS पेपर 4 का सिलेबस, चैलेंजेस और सोर्सेज ये सब डिस्कशन किया था। अब जो आज हमारा लेक्चर 4 है इसमें मैं GS पेपर 4 यानी नीति शास्त्र के जो खुद की विजन IAS में कॉपी लिखी गई है उसको दिखाऊंगा और चर्चा करूंगा कि क्या क्या इससे आउटकम निकलते हैं, यानी ये जो कॉपी होगी उससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों से इसे शेयर भी करें। और मेरे बारे में आप देख सकते हैं कि मैं 2019 की जो यूपीएससी सिविल सेवा की एग्ज़ाम हुई है उसमें इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूं। और मैं सीधे अब अपनी आज के चर्चा पे चलता हूं। तो आज का जो चर्चा होगा वो बेसिकली क्या होगा कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो पहली बात क्या सीखेंगे कि 3 घंटे में GS पेपर 4 को कैसे लिखना है। ठीक है, पैराग्राफिंग करनी है, बिंदु में लिखना है, फ्लो डायग्राम्स बनाने हैं, करना क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे अधिक नंबर लाने के लिए क्या किया जाए। जैसे कई लोग की ये समस्या है, कमेंट सेक्शन में काफ़ी पूछे जा रहे हैं कि सर मार्क्स अधिक नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए वो उपाय देखेंगे। तीसरा देखेंगे उत्तरों की संरचना कैसी हो। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरिंग। और अब तक आपने अगर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस प्लेटफॉर्म पे फॉलो की है तो आप देखेंगे कि 28 लेक्चर हमारे हो चुके हैं उसके, और हमने लगभग हर प्रश्न में संरचना से जुड़े मुद्दों का समाधान अवश्य किया है। फिर जो चौथा कि स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए ताकि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए। ये बेसिकली दोनों पॉइंट लिंक्ड हैं। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए तो स्पीड कैसे बढ़ाएं। उसके जो 5वां प्रश्न, जो कि इसको यक्ष प्रश्न कहा जा सकता है, तो ये जो 5वां यक्ष प्रश्न है कि सभी प्रश्न आते हैं क्या, जो भी इंसान पेपर दे रहा है क्या उसको सारे प्रश्न आते हैं, एथिक्स की इतनी जानकारी होती है या किसी भी पेपर की। ठीक है, तो इसका भी एक आंसर है और इसका मैं सबसे पहले आंसर देना चाहूँगा कि देखिए सभी प्रश्न तो कतई नहीं आते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी मैं आपको एक प्रश्न दिखाऊंगा, एकात्म मानववाद पूछा है। ठीक है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसके अलावा आप देखेंगे कई ऐसे प्रश्न हैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, मतलब इतने लंबे प्रश्न दिए रहते हैं कि पूछ क्या रहा है आपको वो बात समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों की आज हम चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये पेपर लिखा था 13 सितंबर 2019 को, यहाँ पे देख सकते हैं, और 27 सितंबर से सिविल सेवा का एग्ज़ाम था, यानी ये लगभग एंड की तरफ बढ़ रहा है जो पेपर है। और आप यहाँ पे देखेंगे 114 मार्क्स लगभग मुझे मिले हैं। ठीक है, ये देखिए केस स्टडी के कुछ मार्क्स हैं, 10, 8.5, फिर 10, 9, फिर ऐसे ये केस स्टडी के मार्क्स हैं। इसके अलावा जो शुरू के जो 13 प्रश्न मैंने बताए थे उसमें आप देखेंगे लगभग 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज सब में मिले हैं। कुछ प्रश्नों में 3.5, 4 भी मिले हैं। क्यों मिले हैं उसका कारण वही मैंने कहा कि कई प्रश्न आते ही नहीं हैं। ठीक है, कई प्रश्न आते ही नहीं हैं, लेकिन अब वैसे प्रश्नों को टैकल कर ले जाना और 3.5 मार्क्स ले आना, ये अपने आप में बड़ी समझदारी की बात होगी। तो अब हम एक एक चीज़ों की चर्चा करते हैं। पहला कि 3 घंटे में पेपर GS4 को लिखना कैसे है। तो देखिए एक चीज़ है आप पैराग्राफिंग कर सकते हैं, दूसरा है आप बिंदुवार लेखन करें। और अगर आप देखेंगे जो विजन ने यहाँ पे कमेंट किया है प्रिय छात्र, इसके आगे तो क्या क्लियर लिखा हुआ है, आपकी बिंदुवार लेखन शैली और लिखावट दोनों ही ठीक है, यानी बिंदुवार लेखन शैली उनको पसंद आई। यहाँ लिखा भी उन्होंने कि आप कृपया इसी तरीके से लिखें। ठीक है,
फिर देखिए कुछ जो समस्याएं इन्होंने बताई, समस्याएं क्या बताई इससे आप भी सीख सकते हैं कि भूमिका पक्ष को हमेशा संक्षेप 20-25 शब्दों में ही लिखना है। अच्छा, ये जनरली कमेंट क्यों लिखा है उन्होंने, क्योंकि जो प्रश्न मुझे आते नहीं है, ठीक है, उसको टैकल करने का एक तरीका है कि जो भूमिका है उसी को कुछ समझाते रहो, बैकग्राउंड ही समझाते रहो, ठीक है। तो ये तो उन प्रश्नों की बात हो गई कि यार जो आते ही नहीं थे, तो उसको मैंने भूमिका लंबा लिखा और उसी में उन्होंने कमेंट किया है कि कृपया इसको भी सही करें, भूमिका 20 से 25 शब्दों में। और आप देखेंगे जो हमने 28 लेक्चर डिस्कशन किए हैं आंसर राइटिंग के, उसमें मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भूमिका इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें आपने भूमिका पक्ष को अधिक विस्तार दे दिया है। फिर बात किया है कि अपेक्षित उदाहरणों को उत्तर के स्तर पर अवश्य शामिल करना है। अब हम देखते हैं, बेसिकली शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है, तो देखिए पहला प्रश्न है, आप सांस्कृतिक संवेदनशीलता से क्या समझते हैं? उन रीतियों की पहचान कीजिए जिसमें भारत में व्यक्ति और संगठन सांस्कृतिक संवेदनशीलता से लाभान्वित हो सकते हैं। अब ये प्रश्न पढ़िए, अब ये प्रश्न आपको कहीं ऐसा नहीं है सांस्कृतिक संवेदनशीलता आपको हर जगह डिफिनीशन इसकी मिल जाएगी। तो ये जो प्रश्न है ये आपको बेसिकली क्या करना होता है, इन प्रश्नों को आपको खुद से थिंकिंग से सोचना होता है, ठीक है ना। हमारा पहला प्रश्न क्या था, हम उस पर एक बार फिर से देखें। 3 घंटे में जीएस पेपर 4 लिखना कैसे, तो इसकी बात हो गई, मैंने कर ली कि बिंदुवार लिखें। और मुझे भी इसमें बहुत समस्या हुई है, मेरे भी 3 घंटे में पेपर, ये जो पेपर 4 है काफ़ी मुश्किल होती थी। तो इसका मैंने एक समाधान निकाला था, मैं उस बात को डिस्कस करता हूँ, लाइन से डिस्कशन करेंगे, प्रश्नों के भी डिस्कस आएंगे लाइन से। पहले ये दिखाता हूँ आपको, 3 घंटे में पेपर लिखने के लिए सबसे पहले आप केस स्टडी को सॉल्व करें। अब केस स्टडी सारी सॉल्व नहीं करनी है। सबसे पहले देखिए मैं बेसिकली क्या करता था, मैंने ऐसे टाइम अलॉट किया था, आपके पास 180 मिनट हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, 90 मिनट दे दिए थे केस स्टडीज पे। क्यों? क्योंकि 120 मार्क्स केस स्टडी के अलॉटेड है, 6 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20 गुणे 6 नंबर केस स्टडी, 120 मार्क्स अलॉटेड है। तो लगभग आप 85 से 90 मिनट दे सकते हैं केस स्टडी पे। इसके बाद आपके बचते हैं 90 मिनट और आपको 13 प्रश्न बाकी सॉल्व करने हैं। तो प्रति क्वेश्चन लगभग 7 मिनट आप और दे सकते हैं, जो 10-10 मार्क्स के प्रश्न है। तो 13 × 7 = 91, तो लगभग 1-2 मिनट यहाँ पे आप बचा ले गए, तो आपके सॉल्व हो जाता है पेपर अच्छे से। अब केस स्टडी पे 15 मिनट यानी आपकी पर केस स्टडी पे टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझिए, आप क्या करिए, शुरुआत सबसे पहले केस स्टडी से हम करते हैं। क्यों? इसका एक साधारण सा लॉजिक है। देखिए क्या होता है, जब आप शुरुआत, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन ये पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज को आपको यही समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने पहला प्रश्न पढ़ा। आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे, आप सांस्कृतिक संवेदनशीलता से क्या समझते हैं, ऐसा आपने पढ़ा। इसके बाद आप देखेंगे यार ये तो समझ में आ नहीं रहा है प्रश्न, और आपको 1 मिनट, कम से कम 1 से 2 मिनट इस प्रश्न पे सोचने में लगाना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, वाकई में प्रश्न की मांग क्या है। क्यों? क्योंकि बिना समझे लिखेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट भरा है आपने कुछ भी तो 1 नंबर एग्जामिनर अवश्य दे देगा। तो इस बात को समझिए। लेकिन अगर आप समझ के लिखेंगे तो 4 से 5 नंबर भी पा सकते हैं। इस बात को यह समझना है कि यार सबसे पहले यहां से शुरुआत करके अगर बाउंसर में फंस गए तो क्या करेंगे, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी और आप शुरू में ही लेट हो जाएंगे। तो जब मैं इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता था, जैसे मैं अब आने वाली जो ये जब 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जिस पेपर में मेरे खराब परफॉर्मेंस हुए हैं, जिसमें 90-95 मार्क्स आए हैं, मैं वो कॉपी भी आपके सामने शो करूंगा। उसमें बेसिकली 90-95 मार्क्स क्यों है, क्योंकि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया था। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे पहले शुरुआत पहले क्वेश्चन से किया, और पहले क्वेश्चन से करने पे 12 मिनट लग गए, लगभग 12 मिनट पहले क्वेश्चन पे लग जाते हैं, ठीक है। आप दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की तलाश में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वर्तमान संदर्भ में चर्चा करें। यह भी प्रश्न थिंकिंग वाला है, इसमें भी लगभग 10-11 मिनट लग गए। आप ये 2 क्वेश्चन आपने शुरू किया और आपके 23 मिनट 2 क्वेश्चन पे चले गए, और इतने में तो लगभग आपको 3.5 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना था, क्योंकि 7 मिनट पर क्वेश्चन हमने अलॉट किया था। इसके बचने का सबसे साधारण तरीका है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप थोड़ा सा फ्लो में नहीं रहते हैं। जब आप पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जब आप लिख लेते हैं तो आप फ्लो में पहुंचते हैं, आपको चीजें मूड में आ जाती हैं कि यार बिल्कुल मैं एथिक्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूं। इसका बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले केस स्टडी उठाइए। क्यों? 15 मिनट अलॉटेड है। अब 15 मिनट में 2 मिनट से 3 मिनट आपको टाइम मिलता है केस स्टडी पढ़ के इसको समझने का, इसके चीजों को पॉइंट आउट करने का। बाकी 12 मिनट में आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। 250 शब्दों में केस स्टडी सॉल्व करना है। तो मैं मान लूं अगर आपने जीएस पेपर 1-2 के हिसाब से ही किया है तो 11 मिनट आपके लिए बहुत है 250 शब्द लिखने के लिए। तो 4 मिनट आपको समय मिल जाता है प्रश्न को पढ़ के समझने का।
तो सबसे पहले आप केस स्टडी पढ़ें। जैसे मैं अब क्या करता था, सीधे देखिए ये पढ़ता था कि निजी कंपनी मुख्यतः ऐसे ऐसे जो भी केस स्टडी आप इसको पढ़ें। बेसिकली केस स्टडी ये कह रहा है कि एक वृहद जल विद्युत परियोजना है, उसकी दो चीजों को बताया है कि उससे क्या होगा, एक तरफ तो जहां रोजगार का सृजन होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र जलमग्न, विस्थापन, इन चीजों की समस्या हो जाएगी। ठीक है, आपने केस स्टडी पढ़ा, 2 मिनट इस पर टाइम दिया और 13 मिनट 11 मिनट जो भी आपके हिसाब से आपको टाइम मिलता है, आपने उसमें लेखन किया, तो आप शुरू में ही एक एज पे पहुंच जाएंगे और आपके लिए टाइम कम नहीं पड़ेगा और केस स्टडी मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई केस स्टडी की बात कि हमें शुरुआत तो ऐसे करनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट जो मैंने अभी चर्चा के मुद्दे में उठाया था कि 3 घंटे में जीएस पेपर 4 लिखना कैसे है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, दो बातें मैंने आपको यहां पे बता दी कि आपको एक तो बिंदुवार लेखन करना है और दूसरा क्या करना है, केस स्टडी से शुरुआत करनी है। कोशिश करें, ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है और ये मैंने भी खुद से नहीं सीखा है। मैं भी शुरू में गलत डायरेक्शन में बढ़ता था, मैं भी शुरू में आंसर राइटिंग करता था पहले क्वेश्चन से, तो एक तो मैंने खुद से भी सीखा, खुद के एक्सपीरियंस से भी, और कई मैंने टॉपर्स की भी जो लेक्चर है, मैंने भी लेक्चर सुने, मैंने भी उनकी कॉपीज देखी, तो मुझे पता चला कि यार ये भी वही काम करते हैं जो हमें अब करना चाहिए। तो इस बात को आप समझिएगा। फिर दूसरा पॉइंट, अधिक नंबर लाने के लिए क्या किया जाए। ये जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है कि यार अधिक मार्क्स कैसे आएंगे, पूरा पेपर कई लोग का अटेम्प्ट हो जा रहा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, 2 चीजों की कमी की वजह से मार्क्स आता है। एक, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आया लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा था, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से की है, आपका जो नैतिकता वाला अभ्यास है, आपने खूब किताबें पढ़ी हैं 2-4। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है कि आपको कंटेंट बहुत है लेकिन आपको प्रश्न समझ में नहीं आया। और दूसरा कि आपको प्रश्न समझ में आ गया लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, और यूपीएससी क्या करता है, इन दोनों के बैलेंस की मांग करता है। आपको प्रश्न भी समझ में आना चाहिए, आपको कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज की कमी होती है तो क्या होता है, नंबर कम आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इन दोनों में कम आते हैं। तो अब कंटेंट की बात कर लूं कि कंटेंट है और प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका इलाज क्या होगा। इसका इलाज सिंपल सा होगा कि सीधे पढ़ते ही, जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न पढ़ा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या होती है, देखिए यहाँ पे प्रश्न है ना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं, और मैंने पढ़ते आगे पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं कि वाकई में प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे प्रश्न पूछा है आगे, उन रीतियों की पहचान कीजिए जिसने भारत में व्यक्ति और संगठन सांस्कृतिक संवेदनशीलता से लाभान्वित हो सकते हैं। मैंने मान लीजिए प्रश्न आगे नहीं पढ़ा, मैंने यहीं से लिखना तुरंत चालू कर दिया कि यार जल्दी से मुझे 7 मिनट में कंप्लीट करना था, तुरंत लिखना चालू कर दिया। इस बात को अब समझिए, यहां पर आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं क्योंकि आपको प्रश्न समझ में आया नहीं। तो आपको क्या करना है, अलॉट करना है 1 मिनट। ठीक है, आपको अलॉट करना है 1 मिनट प्रश्न को समझने में। अच्छा, शुरुआत में तो आपको 1 मिनट में ये चीजें नहीं समझ में आने वाली, ये मैं क्लियर बता दूं कि ये चीज पहले दिन में ही 1 मिनट में नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है, आप ऐसे टेस्ट पेपर उठाएं 20-20 प्रश्नों के, 10-10 प्रश्नों के, और बैठ के मॉडल आंसर करें, केवल मॉडलिंग, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको प्रश्न समझ में आया है और इसका खूब अभ्यास करें। केवल प्रश्न समझ में आया है, इसी चीज का खूब अभ्यास आपको करना है, 1-1 मिनट में ऊपर की मॉडल आंसरिंग करनी है। तो ये बात हो गई, कंटेंट है और प्रश्न नहीं समझ में आता है, इसका समाधान कैसे करेंगे। अब जो दूसरी बात कहूंगा, कंटेंट नहीं है और प्रश्न समझ में आता है, ये मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास कंटेंट नहीं होता है, आप देखेंगे जनरली मेरे पास कंटेंट कम है लेकिन मुझे प्रश्न अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये बहुत नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हालांकि अगर आपके पास कंटेंट और ये दोनों अच्छा हो जाए तो वही बात है। आप देखेंगे कई लोग एथिक्स में 144-145 मार्क्स भी स्कोर करते हैं और मेरे मार्क्स 113 हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। कारण कि मुझे कंटेंट समझ में, मेरे पास कंटेंट कम है लेकिन समझ में अच्छे से आया है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन विजन आईएएस ने खुद दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, क्लियर लिखा है। एक प्रॉब्लम ये कि कंटेंट के स्तर पे क्या सुधार करना है, विषय से संबंधित अपेक्षित उदाहरणों को उत्तर के स्तर पर जरूर शामिल करें। ठीक है, तो आपको ये काम करना है कि अपेक्षित जो उदाहरण है उसको शामिल करना है। दूसरा, कंटेंट को सुदृढ़ता देने के लिए सरकारी प्रयासों, समिति की रिपोर्ट इत्यादि संदर्भों का प्रयोग करें। तो आपने देखा होगा, जो मैंने आंसर राइटिंग डिस्कशन की है तो वहां पे मैंने साफ बातें कही है कि सेकेंड ARC ये समिति की रिपोर्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार मलिमत समिति, आपने खूब ढेर सारी समितियों के नाम सुने होंगे। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट शासन के लिए कोटक समिति,
ठीक है, उदय कोटक समिति। तो आपने ये सारी समितियों के बारे में खूब चर्चाएं, खूब नाम इनके बारे में सुना होगा। आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर आंसर राइटिंग में प्रयोग करना है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के लिए नीलिमा क्षीरसागर कमेटी, ऐसी चीज़ों को आपने जब पढ़ा होगा प्रीलिम्स से। चाहे एनजीओ के लिए अगर एस विजय कुमार कमेटी आपने पढ़ा होगा, या रंगराजन कमेटी आपने बैंकिंग सुधार के लिए पढ़ा होगा। अब जो कमेटी का नाम पढ़ते हैं, उषा थोराट कमेटी, इतनी ढेर सारी कमेटीज हैं। आपको जब आंसर राइटिंग करना है, अगर उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, अगर उसी सेक्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो उन कमेटियों के आंसर यहाँ पे आप अवश्य यहाँ पे इंक्लूड करना है। और ये बात मैंने, ये जो विजन ने अंतर्वस्तु बताया था, ये बात सीखी है और इसके बाद मैंने इस चीज को प्रयोग एग्जाम में किया है। तो इस बात को आपको भी समझना होगा कि मार्क्स क्यों नहीं अधिक आ रहे हैं, तो उसका कारण हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या किया जाए। तो रिपोर्ट्स का प्रयोग, सरकारी प्रयास, जैसे कुछ सरकारी योजनाएं चल रही हैं तो उसको बताइए कि सरकार इसके लिए ये योजना चला रही है। इसके अलावा GS4 के कीवर्ड्स यूज करिए। अब GS4 के कीवर्ड्स क्या हैं, ये बात मैंने जब नीति शास्त्र का जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा था तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है। और ये जो कीवर्ड्स हैं, ये आपको कहाँ से उठाना है, पहला सिलेबस से। सिलेबस में जो मूल्य दिए हैं, जो तत्व दिए हैं, उसको कीवर्ड में शामिल करिए, उसका यूज खूब करिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप कहाँ से उठाएंगे, जो कोड ऑफ सिविल सर्विसेज मैंने बताया था 1964। और तीसरा कीवर्ड्स का स्रोत है सेकेंड ARC की 4th रिपोर्ट, ठीक है, शासन में नैतिकता, जो एथिक्स इन गवर्नेंस की जो रिपोर्ट है सेकेंड ARC की। ये 3 आपके स्रोत बहुत है। कीवर्ड यहाँ से आपको प्रॉपर पता चल जाता है। जैसे कीवर्ड्स की मैं कुछ बात करूं तो जैसे आप ये देखेंगे, सेकेंड ARC देखेंगे तो सेकेंड ARC में नोलन कमेटी लिखा हुआ है और नोलन कमेटी ने बताया है सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के कुछ आयाम, जैसे नेतृत्व, ठीक है, आप कह सकते हैं सत्यनिष्ठा, इन चीजों को उन्होंने बताया है वैल्यू, ठीक है, नोलन कमेटी ने। अब देखेंगे नीति शास्त्र, जो आप देखेंगे अगर सिलेबस में खूब ढेर सारी वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, समानुभूति, ये सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और आपको एक पेपर में यही यूज करना है। तो अब मैं दिखाता हूं जैसे मैंने कैसे यूज किया। यहां पर आप देखिए, जो पहला प्रश्न था, आप सांस्कृतिक संवेदनशीलता से क्या समझते हैं। अब ये प्रश्न वाकई में उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन सांस्कृतिक संवेदनशीलता जो मैंने पढ़ा और खुद से प्रश्न को समझा तो मैंने यही सोचा कि यार ये ऐसा होगा और खुद से लिखा है। देखिए क्या लिखा, अन्य संस्कृतियों के मूल्यों, रीति रिवाजों, क्रियाकलापों के प्रति सहिष्णुता ही अर्थात उनका सम्मान ही सांस्कृतिक संवेदनशीलता है। तो देखिए मैंने क्या किया, बस से केवल 4 लाइन में मैंने डिफिनीशन लिख दी। कैसे लिखी, मैंने सीधे बताया कि सहिष्णुता, ये देखिए कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने यूज किया कीवर्ड, और उनका सम्मान, यही सांस्कृतिक संवेदनशीलता, मैंने डिफिनीशन बता दी, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे मैंने इस चीज को एग्जाम्पल से भी बता दिया। किसी संस्कृति में शव को जलाना तो किसी दफनाना, जबकि किसी में उसे खुले में ही छोड़ देना आदि। तो मैंने अलग अलग संस्कृतियों को बता दिया। कई में क्या होता है, आप देखेंगे कई संस्कृतियों में शव को खुले में छोड़ दिया जाता है, कई में शव को दफनाया जाता है और कई संस्कृतियों में शव को जलाया जाता है। मैंने यही कहा कि ऐसा नहीं, आपको ये नहीं कहता है यार ये तो देखो ये नालायक लोग हैं और ये लोग तो शव को जला दे रहे हैं, ये लोग तो नालायक हैं यार, खुले में छोड़ दे रहे हैं, बताओ कितने मानवाधिकार का हनन है। इस बात को आपको समझना है कि ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता का गुण आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये जो बात बताई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए उसी बात को साफ साफ कहा है, अपेक्षित उदाहरणों को उत्तर में शामिल करें। तो देखिए मैंने अपेक्षित उदाहरण यहाँ पे उत्तर में शामिल किए हैं, ठीक है। बाकी आप प्रश्न पढ़ें और समझें। मैंने जो चीजें थी यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं कॉपी से डिस्कशन करते जाऊंगा। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न आता है, ठीक है, उत्तर की संरचना कैसी हो, ये एक दूसरा प्रश्न आता है कि स्ट्रक्चरिंग कैसी हो। तो देखिए स्ट्रक्चरिंग में जो मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि करंट से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, जैसे कुछ प्रश्नों की बात करूं, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की तलाश में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वर्तमान संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये बात इन्होंने प्रश्न में पूछी है, ठीक है, कि जो वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास चल रहा है, चाहे आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी या फिर आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, तो जो भी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये बात प्रश्न की मांग है। अब देखिए मैंने इसको स्ट्रक्चरिंग कैसे की, पहले पार्ट में ये बताया, हालांकि स्ट्रक्चरिंग की जो सारी चीजें हम 28 वीडियोस में अब तक देख चुके हैं और उसको आप अवश्य देखें। तो स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है, आपको पहले तो ये बताना है कि ये काम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, चर्चा करनी है जो सीधे बोला है। इसके बाद आपको कुछ उपाय या सुझाव पक्ष भी देना है कि किस तरह से नैतिक मूल्यों की उपेक्षा को रोका जा सकता है, यानी क्या सुझाव आप देंगे कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में
नैतिक मूल्यों की उपेक्षा रुक जाए। यानी अगर मैं स्ट्रक्चरिंग की एक कॉमन बात करूं कि स्ट्रक्चरिंग में क्या करना है, तो स्ट्रक्चरिंग में आपको ध्यान देना है, आपको सोचना है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, आपको एक प्रशासक की तौर से सोचना है। और कभी भी प्रश्न, देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, स्ट्रक्चरिंग की जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, हमेशा प्रश्न को ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चाहिए एग्जामिनर के लिए। हमेशा अगर आप चुनौतियों पे प्रश्न को खत्म कर दे रहे हैं, अगर आप उन चुनौतियों का समाधान नहीं बता रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। एज एडमिनिस्ट्रेटर आपके काम है कि प्रश्न में अगर चुनौतियों को पूछा है कि नैतिक मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, प्रश्न में ऐसे बोल रहा है कि क्यों नहीं की जानी चाहिए, तो बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप देखेंगे निजता के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो 50 चीजें आ जाती हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है। आपको यहां से आगे नहीं बढ़ना है, यहां पे रुक के आपको पहले एक सजेशन भी देना है कि यार इनका समाधान कैसे होगा। और यहां पे आप देखें, मैंने बताया वर्तमान विश्व तीव्र गति से वैज्ञानिक तकनीकी विकास में बढ़ रहा है। जैव चिकित्सा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो तकनीक आदि वर्तमान में कुछ ऐसे विकास हुए हैं जो नैतिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को बल देते हैं। तो मैंने ये भूमिका में लिखा, हालांकि ये भूमिका थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो इन्होंने कमेंट किया है भूमिका पद को सीमित स्पेस में लिखें। अब मुझे ये नहीं समझ में आया यहाँ पर एग्जाम देते समय कि यार इससे सीमित स्पेस में मैं कैसे लिखूं, इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड इससे अच्छा क्या हो सकता है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ये आपका काम है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैंने अलग अलग चीजों से डिस्कशन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या लिखा, नई दवाओं की खोज हेतु क्लिनिकल ट्रायल का एक मुद्दा। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल लिखे हैं। क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश की आदिवासी लड़कियों को बिना अनुमति ह्यूमन पेपुलोमा वायरस का टीका लगा देना। तो ये क्या है, तकनीकी विकास के दौर में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा है। और आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था आपसे, जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट था कि उत्तरों की संरचना कैसी हो। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, करंट से जुड़ी हो, ठीक है, उत्तरों की संरचना करंट अफेयर से जुड़ी हो। तो देखिए मैंने कैसे उसको तुरंत क्या किया, करंट अफेयर से जोड़ दिया और तुरंत यहाँ पे क्लियर बताया है कि क्या हो, ये चीज देखिए उपेक्षा हो रही है। फिर आप देखेंगे जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यदि नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया तो मानवाधिकारों पर संकट, सामाजिक असमानता में वृद्धि, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, देखेंगे आप जैव प्रौद्योगिकी में मैंने जीन एडिटिंग, ये सारी चीजें जो करंट के एग्जाम्पल हैं इसको कोट किया है। ठीक है, अब क्या है, देखिए एक बात ये समझिएगा, मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा आंसर 150 शब्द लगभग खत्म हो गया था और सजेशन देने का मेरे पास बहुत जगह नहीं बची थी, तो मैंने क्या किया, निष्कर्ष में बस एक सजेशन शामिल कर दिया। मैंने अपना आंसर देखिए कंप्लीट किया। आप स्ट्रक्चरिंग की अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चरिंग वाइज मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि प्रश्न में सजेशन तो मांग किया नहीं था। सजेशन देना है, मैं एक दूं या मैं 1000 सजेशन दूं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने प्रश्न की मांग कैसे कंप्लीट की, अतः इन तकनीकों के विकास में नैतिक तथा आचार संहिता का होना आवश्यक है जिससे मानव समाज सुरक्षित रह सके। ठीक है, मैंने बस एक निष्कर्ष के तौर पे सजेशन दिया है। आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे प्रश्नों की मांग है कि आप 2-4 सजेशन दें। ठीक है, मेरी देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि क्लियर कि नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित किए जाने हेतु सुझावों को भी विस्तार पूर्वक लिखें। यानी ये बिटवीन द लाइन प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग की मांग थी। आप कह सकते हैं ये जो लाइन है इनके बीच की मांग थी, अदृश्य मांग थी, छुपी हुई मांग थी कि आप सजेशन भी बताएंगे। ठीक है, क्लियर लिखा है। अब सजेशन बताएंगे तो कैसे यार 150 शब्दों में लिखना है और सजेशन भी कैसे बताएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन उन्होंने साफ दिया है कि आपके बिंदु अच्छे हैं किंतु संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। ये जो चीजें मैंने लिखी एग्जांपल्स, इसको मुझे और संक्षेप में लिखना चाहिए था, मुझे क्लियर ये लिखना चाहिए था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण समस्याएं क्या क्या, ऐसे मैं सीधे ये काम कर सकता था, ज्यादा अच्छा रहता। जैसे तकनीकी विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, मानवाधिकारों का हनन, बेरोजगारी, निजता का अधिकार का उल्लंघन, ये चीजें मैं सीधे यहाँ पे लिख सकता था। इससे मेरे स्पेस, और यहाँ पे देखिए मैंने जितना लंबा चौड़ा लिखा है तो ये बच जाता है। यहाँ पे मुझे सीधे लिख देना चाहिए था क्लिनिकल ट्रायल एग्जाम्पल, सीधे आंध्र प्रदेश की आदिवासी जनजातियां। ठीक है, क्लियर, ये सब नई दवाओं की खोज हेतु जो बैकग्राउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ इससे मैं बच सकता था। और फिर आंसर यहाँ पे आप कह सकते हैं मुझे 5 से 5.5 मार्क्स भी आराम से मिल जाते अगर मैं केवल ये काम सुधार कर लेता। और इसीलिए मैं डिस्कशन में आपसे जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपने इन अनुभवों को शेयर करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आपको इन चीज़ों से अवश्य बचना है। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि उत्तरों की संरचना कैसी हो, करंट से जुड़े हो, पहली बात। दूसरी बात, हर जो प्रश्न की मांग है हर पक्ष पे आपको हमेशा चर्चा करनी है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अच्छा, ये तो हो गया जो 13 प्रश्न ये वाले आते हैं, जो 13 प्रश्न लिखने वाले आते हैं।
कुछ केस स्टडीज की भी बात कर लेते हैं कि केस स्टडीज की संरचना कैसी हो। तो देखिए, ये जो बेसिकली केस स्टडीज की संरचना है, ये मैंने खुद टॉपर्स की कॉपी से सीखा है। और इसीलिए मैं जब जीएस पेपर 4 के सिलेबस, चैलेंजेस, सोर्सेज की डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था आप कुछ टॉपर्स की कॉपी अवश्य देखें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कनिष्क कटारिया, अक्षत जैन की कॉपियां देखी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए केस स्टडी आता है, ठीक है, केस स्टडी आता है, तो पहले मैं क्या करता था, केस स्टडी लिखते समय हितधारक चाहे पूछे हो या नहीं पूछे हो, पहले मैं हितधारक लिखना चालू कर देता था। फिर मैं क्या करता था, अगला पॉइंट, मुद्दा पूछा हो नहीं पूछा हो, नैतिक मुद्दे और नैतिक द्वंद्व मैं अवश्य बताता था। ठीक है, मैं 2 काम अवश्य करता था, एक तो नैतिक द्वंद्व, नैतिक मुद्दा, और दूसरा हितधारक। हर प्रश्न में अवश्य बनाता था। जब मेरी आप देखेंगे जिस कॉपियों में मुझे नंबर कम मिले हैं, उसमें मैंने ये काम किया है। और जब ये काम करता हूं तो इसमें 50 से 60 शब्द मेरे यहीं पे चले जाते हैं। और कंटेंट की मांग है 250 शब्दों में, 60 शब्दों में तो मैंने वो लिखा जिसकी की मांग ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा, 60 शब्दों मैंने क्या लिखा, जिसकी मांग प्रश्न में की ही नहीं, मैंने वो लिखा। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी गया, स्पेस भी गया, और आपको अगले क्वेश्चन को करने का समय भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब मैंने इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला, और खुद से नहीं निकाला, ये मैंने टॉपर्स की कॉपी सीखा। क्योंकि जनरली जो मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, जो वीडियोस थे केस स्टडी के, उन्होंने वीडियोस में साफ साफ बोला था कि आपको पहले नैतिक मुद्दे और हितधारक हर क्वेश्चन में, चाहे पूछा हो नहीं पूछा हो, आपको चर्चा करनी है। मैं सोचा यार अब ऐसे ही करते हैं, और वो लिखना चालू किया और मार्क्स मिलते नहीं थे। तो मैंने कहा यार देखते हैं, ऐसा है, चलो टॉपर्स की कॉपी उठाते, देखते वो कैसे हैंडल करते हैं भाई, कैसे मैनेज करते हैं। और कोई टॉपर आज तक इन बातों को आके सामने बताता नहीं है, तो मैंने ठानी कि चलो अभी तक मैंने भले से टॉप नहीं किया है, रिजल्ट नहीं आया है, एटलीस्ट मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर अवश्य करूंगा। तो देखिए क्या है, मैंने ये प्रश्न पढ़ा, या आपने प्रश्न पढ़ा होगा, जो भी केस स्टडी आप भी पढ़ें, बेसिकली एक टूरिज्म से रिलेटेड एक केस स्टडी है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट सीधे बता देता हूँ क्या है। मुद्दा क्या है, प्रस्तुत मामले में पर्यटकों से दुर्व्यवहार आदि घटनाओं के कारण राज्य में पर्यटन की कमी देखी जा रही है। ठीक है, ये सीधे एक मुद्दा है कि कुछ पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और इससे पर्यटन में राज्य में कमी आ रही है, इसी को एक्सप्लेन किया है उन्होंने। अब देखिए, प्रश्न में कहीं नहीं पूछा है हितधारकों की चर्चा कीजिए, कहीं नहीं बोला है, कहीं नहीं पूछा है मामले में उपस्थित नैतिक द्वंद्व को बताएं, कहीं नहीं पूछा है। तो मैंने सीधे क्या किया, पार्ट ए, देखिए यहाँ पे सीधे मैंने पार्ट ए शुरू कर दिया कि इस प्रकार की स्थिति के लिए, देखिए पार्ट ए क्या पूछा था, आप पढ़ेंगे, क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार की स्थिति के लिए समाज में व्याप्त असंवेदनशीलता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? समुदाय को पर्यटकों के प्रति और संवेदनशील कैसे बनाया जा सकता है? पार्ट ए की मांग ये थी, मैंने सीधे वही शुरू किया। देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है, इस प्रकार की स्थिति के लिए बहुत से कारण हैं जिसमें समाज में व्याप्त असंवेदनशीलता प्रमुख है। और मैंने उसको कैसे लिखा, ऐसे लिख दिया, टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट वाइज मैंने इन चीजों को लिख दिया। आप इस बात को समझें, यहाँ पे आपको हितधारक कौन कौन है, पर्यटक हैं, ये हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। और बेसिकली जो यूपीएससी 2 पेपर आपको एक्स्ट्रा देती है, मैं जनरली क्या करता था, जब असली एग्जाम में, जो यूपीएससी का एग्जाम असली होता है, उसमें क्या होता है, आपको 2 पन्ने में सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैं वहां पे जल्दी से हितधारक एक किनारे बना लेता था। इससे क्या होता है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग में आसानी होती है। ठीक है, तो हितधारक आपको असली आंसर कॉपी में नहीं लिखना है, आप सीधे एक किनारे, या तो दिमाग में आपका माइंड मैपिंग अगर अच्छा है, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है, तो उसको अंदर ही अंदर इसको आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे सीधे टू द पॉइंट लिखा है। बस मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसके लिए इंट्रोडक्शन कैसे किया, जो केस स्टडी है इसको शॉर्ट में बता दिया कि केस स्टडी का मतलब क्या हो रहा है, ये बात मैंने बता दी, ताकि एग्जामिनर को कम से कम प्रश्न पढ़ते ही ये समझ में आ जाए कि हाँ, जो बच्चा है, जो अभ्यर्थी है, उसको केस स्टडी समझ में आई है। तो मैंने देखिए 3 लाइनों में 25 शब्दों के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, और इससे क्या हुआ, मेरा बहुत अच्छा केस स्टडी कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे लगभग मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सारे पॉइंट्स लिखे, और 10 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, लिखा भी है, प्रश्न के दोनों पक्षों को समग्रतापूर्ण वर्णित किए जाने का अच्छा प्रयास। ठीक है, यहाँ पे जो एक खास बात है केस स्टडी की, देखिए ये क्या है, ये चीज आपको नंबर एक्स्ट्रा दिलाता है। तो केस स्टडी मैं लिखता हूं, देखिए कैसे, मैं एक बार पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। समुदाय के प्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराकर उन्हें सिक्किम, नीलगिरी इत्यादि के तर्ज पर गृह पर्यटन के लाभ समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, एक तरह की केस स्टडी के अंदर केस स्टडी यूज किया है। बेसिकली जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि आपको जो उत्तर होगा, नंबर कैसे अधिक मिलेंगे, उत्तर में देखिए मैंने क्या किया, करंट के एग्जाम्पल, जो संरचना है उत्तर की, उसके करंट के एग्जाम्पल हो। करंट में आप देखेंगे चाहे सिक्किम हो या नीलगिरी पहाड़ियाँ हो, वहाँ पे होम स्टेट पर्यटन बहुत ही फेमस है। और मैं भी जो उत्तराखंड में एक जगह है हाथी पाँव के आगे
खूब ढेर सारी पहाड़ियाँ, जैसे आप नाग टिब्बा देखेंगे, खूब ढेर सारी पहाड़ियाँ। मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग कर चुका हूँ उत्तराखंड में। तो वहाँ पे होम स्टेट पर्यटन दुधली गांव है, वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। और दुधली गांव की जो होम स्टेट पर्यटन की जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, वो मैंने इस वर्ष के जो यूपीएससी के एग्जाम में जो पेपर जीएस पेपर 1 था, जीएस पेपर 1 में मैंने खुद ने उसको शेयर किया। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना के किनारे उस चीज को शेयर किया कि ये चीज होम स्टेट पर्यटन, सीधे प्रश्न में पूछा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी प्रश्न आया था, तो मैंने वहां पे इस चीज को बताया कि पॉल्यूशन कैसे कम करते हैं वो लोग दुधली गांव में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको भी ये चीजें जो करंट से जुड़ी हैं, जो लिंकेजेस हैं करंट से, ये चीजें आपको सोचनी है। अब चौथे पॉइंट पे आता हूं, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। स्पीड बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं मेरे पास। जो मेरा सबसे पहला उपाय, मैं हर बार बात करता हूं, आपने देखा होगा कहीं शिरोरेखा नहीं खींची, शिरोरेखा नहीं खींची, स्पीड अपने आप बढ़ गई। इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बस क्या करता हूं, जो पॉइंट्स चेंज होते हैं उसको बक्से में बना देता हूं, और जनरली क्या करता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था अंडरलाइन, पर्यटन अंडरलाइन, ठीक है, इंटरनेट और सोशल मीडिया अंडरलाइन, संगठन के स्तर पर इसको बक्से में। तो इससे क्या होता है, आपका समय बचता है। पहली बात तो ये, शिरोरेखा में नहीं खींचता हूं, है ना। जो दूसरी बात है, स्पीड बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो दूसरी बात है, तो दूसरी बात स्पीड बनाने के लिए मैंने फिर से वही कहा, केस स्टडी से आरंभ कीजिए, ठीक है। आप केस स्टडी सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जब शुरू में आप शिथिल होते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ने में आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है जो आखिरी के 1.5 घंटे में एनर्जी आती है। तो शुरू में आप क्या करें, 3 प्रश्न, ठीक है, शुरू में 3 प्रश्न केस स्टडी के सॉल्व करें, 4 कर लें 1 घंटे के अंदर, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद 2 प्रश्नों को केस स्टडी छोड़ दें एंड के लिए, और देखेंगे आप यहाँ पे, अगर मैंने वही किया है, ठीक है, मैंने वही किया है। देखिए यहाँ पे शुरू में 3 प्रश्न मैंने शुरू के केस स्टडी के अटेम्प्ट किए, आखिरी की 3 छोड़ दी। हालांकि मार्क्स तो, क्योंकि पेपर सही से अटेम्प्ट हो गया था, तो लगभग ऑन एन एवरेज सब में बराबर ही मिले हैं। तो एक जो मैं बात आपसे समझाना चाहूंगा कि 3 प्रश्न केस स्टडी का करें, उसके बाद बढ़ जाए मुख्य जो प्रश्न पूछे गए थे 150 शब्दों वाले, उसको अटेम्प्ट करें। जितने हो जाते हैं सब लाइन से करते जाएं, जितने आपको आते हैं, जिसमें आपको समय ज्यादा न लग रहा हो सोचने में, उसको करते जाएं। और उसके बाद वाकई उसके बाद आपको क्या करना है, 3 केस स्टडीज कंप्लीट करनी है, और जो 1-2 प्रश्न आपके छूट जाते हो उसको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट कर देना है। तो जैसे मैं यहां पे बताऊं, तो यहां पे जो फर्स्ट नहीं, यहां पे जो ये क्वेश्चन था, ये मैंने दूसरा ए, ये मैंने सबसे एंड में अटेम्प्ट किया था। क्यों? इतना बड़ा प्रश्न था और मुझे वाकई में प्रश्न समझ में आया ही नहीं। और आप देखेंगे मुझे मार्क्स भी कितने मिले हैं, 3.5। और 3.5 मार्क्स क्यों मिले हैं? क्योंकि आप देखेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन मैंने यही अटेम्प्ट किया, आप देखिए, और मैंने 1 पेज में इसको बस लिखा है। क्यों? बस मुझे जस्ट अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट करना था, प्रश्न खाली छोड़ के नहीं आना था। और इतना बड़ा प्रश्न था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप भी एक बार पढ़ें, भारत जैसे एक बहुलतावादी समाज में बहुलता की प्रशंसा करने एवं संस्कृतियों व मूल्यों की अंतर्निहित एकता का दिग्दर्शन करने में शिक्षा को व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उदाहरण सहित वर्तमान में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। बस एक चीज समझ में आया था मुझे, शिक्षा को व्यक्ति की कुछ सहायता करनी चाहिए, कुछ पता नहीं बाद में ये समझ में आया कि यह सहिष्णुता की बात कर रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में सहिष्णुता किस प्रकार सहायक हो सकती है सहिष्णुता बढ़ाने में। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इंग्लिश पढ़िए 1 मिनट और एक्स्ट्रा बर्बाद होता है आपको, और हिंदी में आपको समझ में नहीं आता है। क्यों? अंतर्निहित एकता का दिग्दर्शन। अब पता नहीं ये कहना क्या चाह रहा है, किस हिंदी में लिखा है, मेरे बस का तो नहीं है ऐसी क्लिष्ट हिंदी समझना। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे प्रश्न को सबसे एंड में अटेम्प्ट करता हूं, और जो समझ में आया कि क्लियर लिख दिया। प्रश्न में बहुलतावादी कुछ बता रहा था कि भारत एक बहुलतावादी समाज है, उसी को कुछ मैंने उल्टा सुल्टा समझाना शुरू कर दिया। विभिन्न धर्म है, संप्रदाय है, प्रश्न भले से नहीं समझ आया, कुछ बातें मैंने लिख दी। वर्तमान में भारत, फिर झूठ भी बता दिया, कुछ भी जो भी समझ में आया था भाई। भारत में असहिष्णुता, धार्मिक विश्वास की भावना देखी जा रही है, शिक्षा व्यवस्था द्वारा सहिष्णुता और सामंजस्य के मूल्यों को बढ़ावा देकर इसका समाधान किया जा सकता है। बेसिकली इस बात को समझिए, लिखा है यहाँ पर, बिंदुओं को संक्षेप में लिखें जिससे विविध पक्ष शामिल हो सके। जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, यानी उनको इस बात का समझ में नहीं आया कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो मैं बिंदुओं को संक्षेप में कहाँ से लिखता। बाद में समझ में आया, तो बाद में मुझे लगा यार यहाँ पे मैं टू द पॉइंट लिख देता कि एक तो समाजीकरण में जो स्कूल की भूमिका है, समाजीकरण में जो परिवार की भूमिका है, यानी पारिवारिक शिक्षा सुदृढ़ हो, स्कूल की शिक्षा सुदृढ़ हो, और पारिवारिक शिक्षा मतलब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की खुद की एजुकेशन हो, मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इन चीज़ों को मैं बाद में टू द पॉइंट लिख देता। शुरू मुझे समझ में नहीं आया था प्रश्न, तो मैं क्या करूँ, एग्जाम में तो होता है, सबके साथ ऐसा होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए।
अब आखिरी बात पे आते हैं, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। एक दो चीजें और मुझे डिस्कशन करनी है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने आपको ये बात बता दी कि एक तो शुरू में केस स्टडी आपको अटेम्प्ट करनी है, और दूसरी बात फिर आपको ये 10 मार्क्स वाले 10 मार्कर क्वेश्चन पे आपको उसके बाद जाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए जो तीसरा उपाय है, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मैं मानता हूं, आपको इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष बिल्कुल रटे होने चाहिए। ये बात आपकी स्पीड बढ़ा देती है। क्यों? आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 50 शब्द की आपको चीजें पहले से रटी हुई हैं, क्योंकि मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन 25 शब्द, निष्कर्ष 25 शब्द, बीच में आपको लिखना है केवल 100 शब्द, और मान लीजिए ये पार्ट आपका 1 मिनट में खत्म हो जाता है, तो 100 शब्द आप आराम से 6 मिनट में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष बिल्कुल रटे होने चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखिए, यहां पे एथिक्स पेपर 4 में थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? यहां पे इंट्रोडक्शन क्या लिखना है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता। डिफिनीशन जरूरी नहीं है कि आपको सांस्कृतिक संवेदनशीलता की पता हो। तो ऐसे में क्या करना है आपको? इंट्रोडक्शन शॉर्ट से शॉर्ट 20 शब्दों में तुरंत बनाना है। कई प्रश्न है, जैसे आप देखेंगे अगर समानुभूति और ये वाले प्रश्न आए हैं, जैसे यहां पे आप देखें, नैतिक अभिवृत्ति की अवधारणा को समझाते हुए चर्चा कीजिए कि सोशल मीडिया लोगों की नैतिक अभिवृत्ति को कैसे आकार दे रहा है। ये एक प्रश्न है। यहां पे क्या है कि अब मान लीजिए मैंने इंट्रोडक्शन ही समझने में बहुत टाइम बर्बाद किया, तो मुझे ये बात आगे क्या है ये समझ में आएगी नहीं। और इंट्रोडक्शन मुझे नैतिक अभिवृत्ति लिखनी है, और अभिवृत्ति की 15 से 20 शब्दों में डिफिनीशन आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट नोट्स में बनी हुई है। तो अभिवृत्ति अगर नैतिकता युक्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? नैतिक अभिवृत्ति हो जाएगी। तो मैंने देखिए तुरंत लगभग रटे हुए आंसर से इंट्रोडक्शन साफ साफ लिख दिया, और लिखा भी है इन्होंने कमेंट में, अच्छी समझ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपको होना चाहिए। इसके बाद जो आंसर की स्ट्रक्चरिंग है ना, वो भी आपके टाइम बहुत अधिक बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, चर्चा करें कि सोशल मीडिया लोगों की नैतिक अभिवृत्ति को कैसे आकार दे रहा है। ये बात उन्होंने कही है। अब ये प्रश्न आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं और आप रैंडम पॉइंट्स लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया में लोगों की ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया में लोगों को परेशान किया जाता है। आप अलग अलग इसके वेरियस पॉइंट आप सोच रहे हैं, अलग अलग चीजों से लिख रहे हैं। और आपको अगर अभिवृत्ति की बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अभिवृत्ति क्या होती है, 3 चीजों से मिलकर अभिवृत्ति बनी होती है। एक होता है अभिवृत्ति का व्यवहारात्मक पक्ष, जो सबसे एंड में आता है व्यवहारात्मक पक्ष। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। अभिवृत्ति का क्या होता है? एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड। और दूसरा होता है भावात्मक, ठीक है, भावनात्मक हम कह सकते हैं, बिहेवियरल एटीट्यूड, ठीक है। और तीसरा होता है व्यवहार, जो भी हम काम कर रहे हैं। इंग्लिश में हो सकता है मैं गलत कीवर्ड्स का यूज कर रहा हूं, हिंदी में बता दे रहा हूं। एक संज्ञानात्मक, दूसरा होता है आपका भावात्मक, और तीसरा होता है व्यवहारात्मक। अब अगर आप सोशल मीडिया को इन तीनों चीज पे लिख दें कि सोशल मीडिया संज्ञानात्मक, यानी आपकी जानकारी को चेंज कर रहा है, ठीक है, सीधे टू द पॉइंट आ जाए। सोशल मीडिया आपकी भावनात्मक, यानी वो जानकारी से आपकी भावनाओं को भी परिवर्तित कर रहा है। और तीसरा, उन भावनाओं का प्रयोग करके आपकी व्यवहार में भी परिवर्तन कर रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं? सीधे इस प्रश्न का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर आपके अंदर बेसिक डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और देखिए मैंने क्या लिखा, सीधे यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा नैतिक अभिवृत्ति के घटक क्या है? संज्ञात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, ठीक है। इन्होंने हालांकि कमेंट किया है कि इस मॉडल के बजाय सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को बताएं। मैंने हालांकि अलग तरीके से लिखा, और दोनों गलत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 5 मार्क्स मिले हैं और क्लियर लिखा है, विषय की समझ अच्छी है, ठीक है। मैंने इस मॉडल से, जो CAB मॉडल बोलते हैं इसको, एटीट्यूड का CAB, ABC मॉडल आप बोलते हैं या CAB मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने सीधे यहां से लिखा, देखिए क्या लिखा, सोशल मीडिया द्वारा जानकारी, सूचना उपलब्ध कराई जाती है, जैसे यहां पे बताया। व्यक्ति उस सूचना को अपनी भावनाओं द्वारा संग्रहित करता है, यहां बताया। व्यक्ति व्यवहार प्रभावित हो जाता है, यहां पे बता दिया। आप देखेंगे मैंने इन चीजों को बिल्कुल स्ट्रक्चरिंग दिमाग में लगभग फिक्स कर रखी है, और प्रश्नों को वहीं पे ब्रेक करता हूं, तो इससे भी क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने का जो दूसरा उपाय है वो ये है। स्पीड बढ़ाने का तीसरा उपाय, जो कि आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन है, किसी क्वेश्चन पे फंसे मत। अगर आप इसके लिए स्टॉप वॉच सेट कर सकते हैं, 1 मिनट में अगर आपने प्रश्न समझ के आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर दी, तो आप उस 1 मिनट को जाने दें। उस 1 मिनट के चक्कर में अगले 7 मिनट ना बर्बाद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्पीड बढ़ाने का। छोड़ दें उस प्रश्न को, आगे बढ़ जाए। आखिरी में अगर टाइम बच जाएगा, मान लीजिए आपने बहुत स्पीड में चीजों को कंप्लीट कर दिया और आपका टाइम बच जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न पे वापस आके समय दे सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए आपने इसी प्रश्न में लगा कि यार 1 मिनट दे चुका हूं, 1 मिनट और समझ लेते हैं, फिर आपको लगा यार 1 मिनट और समझ लेते हैं, एक पार्ट लिख लिया, अभी थोड़ा और सोच लेते हैं तो दूसरा पार्ट भी लिख लेंगे। इसी में आपने 12 मिनट खपा दिए। एक तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, जब आपकी नज़र घड़ी पे जाएगी और खास करके जब एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार अब तो स्पीड गई। तो स्पीड बढ़ाने का तीसरा उपाय ये है। चौथा जो 5वां प्रश्न है, क्या सभी प्रश्न आते हैं? ठीक है, तो आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे एकात्म मानववाद, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बाउंसर मारा जाता है। ठीक है, तो मैंने ये प्रश्न की चर्चा मुझे करनी है, क्या सभी प्रश्न आते हैं? तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, कई प्रश्न तो समझ में ही नहीं आते। जैसे मैंने आपको शुरू में ये बात डिस्कशन कर दी कि पहला प्रश्न हो या फिर दूसरा प्रश्न हो, ठीक है, या फिर तीसरा ही प्रश्न हो। देखिए जो तीसरा प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा, मतलब 2A, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न था, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो पहली प्रॉब्लम ये कि सभी प्रश्न किसी को नहीं आते, ये बात आप क्लियर समझ लें कि सारे प्रश्न आते नहीं हैं। लेकिन ये बात मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर है, ठीक है, तो आपको क्या आता है ये बात निर्भर नहीं करती है, आप अपनी चीजों को किस प्रकार लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं वो आपके मार्क्स बढ़ा देती है। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आंसर लिखने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, न कि जानकारी। ये बात जरूर ध्यान में रखें। जानकारी की अगर आवश्यकता होती तो यूपीएससी बिना एग्जामिनेशन कराए पीएचडी वाले जितने भारत में लोग हैं उन सबको सिविल सेवा में भर्ती कर देती। यानी जानकारी की मांग नहीं है, मांग क्या है? यूपीएससी एग्जामिनेशन की एप्टीट्यूड, और इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट वो बेसिकली कराती है। और इसमें आपको ये समझना होगा कि आपको सभी प्रश्न भले से ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय निकालने पड़ेंगे। और उपाय निकालने के मैं एक उपाय आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं। देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे यहां पे आप देखेंगे विवेकानंद का प्रश्न पूछा था। यहां पे देखिए आप, राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का विशदीकरण कीजिए। अब राष्ट्रवाद पे स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे, ये मैं बिल्कुल सच बताता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। चलिए थोड़ा बहुत अगर पता भी था तो एग्जैक्ट तो नहीं पता था कि एग्जैक्ट उनके विचार क्या थे, और उसी को विशदीकरण करना है। बोला है इलूसिडेट, यानी आपको वही प्रश्न की मांग है कि वही बताइए, और मुझे वो चीज नहीं पता थी। आप देखें क्योंकि लिखा हुआ है क्लियर, उनके विचार क्या है? धर्म को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा, दरिद्र नारायण की अवधारणा दी। ठीक है, ये बात विवेकानंद जी ने कहा, मुझे बात नहीं पता थी। मुझे क्या पता था? मुझे देखिए मैंने कुछ कॉमन चीजें बना रखी हैं, कॉमन चीजें सेट कर रखी हैं। जैसे मुझे ये पता है कि विवेकानंद हो या फिर आप देखेंगे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या महात्मा गांधी हो, ये जितने थिंकर्स हैं इनको मैंने एक ब्रैकेट में रख रखा है। और ये जितने थिंकर्स हैं ये क्या है? नव वेदांती थिंकर्स हैं। ठीक है, नव वेदांती थिंकर्स हैं। नव वेदांती थिंकर्स क्या करते हैं? वो ये चीज सोचते हैं कि व्यक्ति राष्ट्र का एक भाग है, राष्ट्र विश्व का एक भाग है, और ये पूरा विश्व ब्रह्मांड का एक भाग है। यानी आप टोटल अगर मैं कुल मिला बात करें तो ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये सारे लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मुझे ये चीज बस पता थी। अब यानी राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद के विचार क्या होंगे, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्र विश्व का एक अंग है। यहां से आपने अंदाजा लगा लिया कि राष्ट्र विश्व का एक अंग है। दूसरी बात आपने क्या अंदाजा लगा लिया? आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे, और उनका धर्म आप कह सकते हैं जो वर्तमान में असहिष्णुता बढ़ रही है उसको समाप्ति के लिए बहुत उपयोगी है। और वो कहते हैं कि धर्म ऐसा ना हो कि धर्म परिवर्तन की बात होने लगे, धर्म ऐसा हो कि सभी धर्म सनातन धर्म है, सभी धर्म अच्छे अच्छे हैं। बस क्या हो, धर्म को राष्ट्र से जोड़ा, राष्ट्रवाद से जोड़ा, यानी धर्म का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। बेसिकली इन चीजों को, जो मेरे दो थिंकिंग थी, मैंने क्या किया, वही चीजों को बताया। और आप देखेंगे मैंने क्लियर वही लिखा है, राष्ट्रवाद पर स्वामी विवेकानंद के विचार अत्यधिक मानवीय हैं। मैंने सीधे बोला कि यार मानवीय विचार हैं, पता नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये प्रश्न, मैंने क्लियर लिखा। उनके अनुसार राष्ट्रवाद पश्चिमी संकीर्ण राष्ट्रवाद के खिलाफ है, जिसमें अन्य राष्ट्रों की उन्नति को अपने राष्ट्र के प्रति खतरा माना जाता है। कैसे ये पॉइंट निकाला? यहां से निकाला कि राष्ट्र क्योंकि विश्व का एक भाग है, तो यानी पश्चिमी राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ है। सीधी बात है, क्योंकि पश्चिम देशों में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जैसे जर्मनी में आपने राष्ट्रवाद देखा होगा, तो जर्मनी का राष्ट्रवाद का क्या मतलब था? उसको बोलते हैं लेबेंसराम प्रिंसिपल। आपने ज्योग्राफी जिस लोगों ने पढ़ा होगा, लेबेंसराम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी लिविंग स्टेट का प्रिंसिपल है, जैविक राष्ट्र का। जैविक राष्ट्र मतलब जब राष्ट्र फैलेगा तभी उन्नति कर पाएगा, यानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाला प्रिंसिपल पश्चिम राष्ट्रों में है। और मैंने उस चीजों से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। देखिए क्या लिखा है, फिर इसी बात को फिर से वही चीज को फिर से नए तरीके से समझा दिया। विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति राष्ट्र का, राष्ट्र विश्व का अभिन्न अंग है, ऐसे ऐसे चीजों को समझा दिया। ठीक है,
फिर वही चीज, तीसरी बात फिर से वही लिखी, देखिए आप, नव वेदांती राष्ट्रवाद की धारणा को प्रोत्साहित करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अब देखेंगे मैंने तीनों बातें सेम लिखी हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग कर दिया है, और इसमें मुझे मार्क्स कितने मिले हैं? 4 मार्क्स। सेम चीज, ठीक है, सेम चीज लिखी है, सर्वधर्म समभाव की बात केवल यही लिखी। हालांकि इन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी है, इन्होंने बताया है। मुझे बात देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे जानकारी नहीं है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें नहीं पता थी, लेकिन क्योंकि थिंकर्स के बारे में थोड़ा पता था, ये थिंकर्स ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि तो ये काम हो जाता है। इसी तरह से एकात्म मानववाद का प्रश्न आया था। एकात्म मानववाद मतलब एक आत्मा और मानववाद। मैंने इन चीजों को ब्रेक किया कि यार हो सकता है कि ये मानव को अखंड रूप में देखता हो, ठीक है, मानव को एक रूप में देखता हो, मतलब हर मानव को एक मानता हो, मानव के कल्याण पे जोर देता हो। और मैंने वही सोच के आंसर लिखा और उसमें मुझे 5 मार्क्स मिले, क्योंकि वाकई में बात सही थी। तो आपको इस बात को समझना होगा कि कई प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, आपको क्या करना है, बेसिकली उन प्रश्नों के एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने इन चीजों को सीखा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो आज का डिस्कशन है, इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। ये जो डिस्कशन है इसका PDF आपको, जो यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम ग्रुप है, t.me/UPSC हिंदी विद गौरव, आप इस पे देख सकते हैं। आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च करें UPSC हिंदी विद गौरव, उस पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जितने लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि वाकई में हम काम की चीजें डिस्कशन कर रहे हैं, पहली बात तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्दी जल्दी इन चीजों को बताऊं। दूसरी बात ये, आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य खोल के देखें, थोड़ा टाइम व्यतीत करें, लोगों से भी व्यतीत करवाएं। इससे क्या होगा, जब तक हम शेयरिंग करेंगे चीजों की, जैसे जो मेरी चीजें हैं, अगर मैं ये चीजें शेयर नहीं करूंगा तो ये सीधी बात है, आप यहां से शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहां पे अभी मेरा लेवल कहीं ना कहीं, अगर मैं इंटरव्यू क्रॉस हो चुका हूं और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं यहां पे हूं, आपसे एक लेवल अहेड हूं, तो क्यों ना आप यहां से शुरुआत करें, और यहां से शुरुआत करने के लिए आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।